पिछले एपिसोड में हमने देखा किंग्स लैंडिंग में प्रतियोगिता शुरू होती है। उस प्रतियोगिता में लॉर्ड एरिन का दास सर ह्यू मारा जाता है और हाउंड प्रतियोगिता का विजेता बनता है। नेड और सर बैरिस्टन सम्राट से मिलने जाते हैं, जहां सम्राट नेड से अपने जिंदगी और अपने विचारों के बारे में बताते हैं। प्रतियोगिता के बाद लॉर्ड वेरिस नेड से मिलने आते हैं और उन्हें जॉन एरिन के मौत के बारे में काफी कुछ बताते हैं। वहीं आर्या तहखाने में दो लोगों को बात करते हुए सुनती है, जहां वो नेड को मार डालने की बात कर रहे थे। अब आगे यहाँ सभा में नेड सम्राट से विनती करता है कि एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करें। रॉबर्ट गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वो कमीनी अब गर्भवती है। मैंने तुमसे कहा था नेड, ऐसा होगा। मैंने तुमसे रास्ते में कहा था पर तुमने नहीं माना। पर अब तुम मेरा फैसला सुनोगे। मुझे उनकी लाश चाहिए। माँ और बच्चा दोनों को खत्म कर डालो और साथ में उस बेवकूफ विसेरिस को भी मार डालना। नेड कहता है, पर इससे आप अपने गौरव पर दाग लगा लेंगे महामहिम। रॉबर्ट कहता है, मैं उस दाग को लेने को तैयार हूँ। मैं इतना अंधा नहीं हूँ कि मुझे अंधेरे के साए में सर पर लटकता ये कुल्हाड़ी नजर ना आए। नेड कहता है, या शायद कोई कुल्हाड़ी ना हो सम्राट। लगभग 20 साल बीतने को हैं, शायद वो दुश्मनी अब ना रही हो। लॉर्ड वेरिस कहते हैं, शायद ये बड़ा सवाल है माय लॉर्ड। आप कहें तो मैं सभा यहीं रुकवा दूं। नेड प्रस्ताव रखता है कि हो सकता है कि खबर सच्ची ना हो, जिस पे लॉर्ड वेरिस कहते हैं कि सर जोरा मॉर्मॉन्ट कभी भी उन्हें धोखा नहीं देंगे। खबर सच्ची है और डैनी सच में गर्भवती है। नेड आगे कहता है, पर अगर खबर झूठ रही तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसका गर्भपात हो जाता है तब भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, या अगर वो एक लड़की को जन्म देती है तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट कहता है, और अगर वो एक बेटा हुआ तो, और अगर वो जी गया तो। नेड कहता है, पर फिर भी हमारे बीच ये नैरो सी जरूर रहेगा और डोथराकी समंदर से डरते हैं महामहिम। रॉबर्ट अपना शराब का प्याला खत्म करके कहता है, तो तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो नेड कि मैं उस सपोले का इंतजार करता रहूं कि कब वो अपनी सेना के साथ यहाँ आएगा। नेड कहता है कि अभी वो सपोला बस अपनी माँ के कोख में है और हमें अभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रॉबर्ट कहता है, हे भगवान, तुम कितने बेवकूफ हो सकते हो नेड। रॉबर्ट दूसरे सभासदों की ओर देकर कहता है, तुम सबकी जबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? कोई तो इस बेवकूफ नेड को समझाओ कि ये क्या कह रहा है। तभी लॉर्ड वेरिस नेड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं आपकी दुविधा समझता हूँ लॉर्ड एडार्ड, और इस दुखद समाचार को सुनाते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर हम सब जो शासन को अपना अधिकार मानते हैं, उन्हें शासन में बने रहने के लिए कई बार कठोर और नीच कदम भी उठाने पड़ते हैं। अब उससे चाहे हमें कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। लॉर्ड रेनी कहते हैं, मुझे तो ये मामला बड़ा साफ लग रहा है। हमें बस उस औरत और उस बच्चे को खत्म करना है जो आज से सालों पहले हो चुका होता। अगर मेरे महामहिम भाई ने जॉन एरिन की बात मानने की गलती ना करी होती तो। नेड कहता है, रहम कोई गलती नहीं होती लॉर्ड रेनली। ट्राइडेंट की लड़ाई में यहाँ मौजूद यही सर बैरिस्टन हमारे दर्जनों आदमियों को काट चुके थे। जब उन्हें हमारे आगे बंदी बनाकर पेश किया गया तब रूस बोल्टॉन का कहना था कि हमें सर बैरिस्टन का सर कलम कर देना चाहिए। तब इसी रॉबर्ट ने कहा था कि मैं किसी इंसान को सिर्फ उसके वफादारी और बहादुरी के लिए नहीं मारूंगा, और फिर हमने खुद हमारे वैद्य से सर बैरिस्टन का इलाज करने को कहा था। रॉबर्ट कहता है, तब का मामला अलग था नेड। सर बैरिस्टन किंग्स गार्ड के एक सम्मानित योद्धा थे। नेड कहता है, और वो एक 14 साल की बच्ची है महामहिम। नेड जानता था कि वो अब अपनी हद पार कर रहा है, पर वो आखिर बार सम्राट से विनती करते हुए कहता है, रॉबर्ट, अगर हम भी एरिस टारगेरियन की तरफ बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दें तो फिर हम उससे ऊपर कहां उठ पाएं। रॉबर्ट तभी अपने गुस्से से कहता है, पर मैं इन टारगेरियंस को मिटा कर रहूंगा। नेड कहता है, महामहिम, मैंने आपको रेगार तक से कभी डरते हुए नहीं देखा था। क्या इन गुजरते सालों ने आपको इतना कमजोर बना दिया है कि अब एक बच्चा आपको डराने लगा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ? रॉबर्ट जोर से कहता है, बस बहुत हुआ नेड, अब एक लफ्ज भी नहीं। क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ सम्राट कौन है? नेड कहता है, बिल्कुल नहीं महामहिम, मैं नहीं भूला, पर शायद आप भूल गए हैं। रॉबर्ट गुस्से से चिल्लाता है, अब बहुत हुआ, मुझे इस पे और चर्चा नहीं करना। मैं ये करके रहूंगा चाहे जो हो जाए। यहाँ मौजूद कौन कौन मेरी बातों से इत्तेफाक रखता है? लॉर्ड रेनली कहते हैं, उसे मार डालना ही सही होगा। लॉर्ड वेरिस कहते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सर बैरिस्टन सभा से उठते हुए कहते हैं, महामहिम, दुश्मनों से जंग के मैदान में सामने से लड़ने में गौरव है। मैं उन्हें कोख में ही मार डालने के समर्थन में नहीं हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। ग्रैंड मास्टर पाइसल कहते हैं, मैं हमेशा इस रियासत की सेवा करता आया हूँ।
मैं खुद मानता हूँ कि किंग एरिस की वो बेटी से हमें कोई खतरा नहीं, पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा लॉर्ड्स, अगर जंग हुई तो कितने लोग मारे जाएंगे, कितने बेघर हो जाएंगे, कितने बच्चे अनाथ होकर भालों के आगे अपनी मौत को देखने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इस बच्ची का मरना जरूरी है ताकि हजारों की जान बच सके। लिटिल फिंगर आखिर में कहते हैं कि जो चीज पहले से बिगड़ चुकी हो वो और बदतर ना हो, इससे पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए। रॉबर्ट अब नेड की तरफ मुड़कर कहता है, देखो फैसला हो चुका नेड, एक तरफ सिर्फ तुम और ये सेल्मी खड़े हो और हमें बस यही देखना है कि ये काम करेगा कौन। लॉर्ड रेनली कहते हैं, मॉर्मोंट वापस आने के लिए कुछ भी कर सकता है। लॉर्ड वैरिस कहते हैं, बेशक माय लॉर्ड, पर वो अपनी जान को ज्यादा प्यारा मानता है। वो राजकुमारी अब वाइस डोथराक के नजदीक होगी, वहाँ पे तलवार उठाना मौत को बुलाना होगा। पर अगर हम जहर का इस्तेमाल करें जैसे लिस के आंसू, तो खाल कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई। सम्राट कहते हैं कि जहर कायरों का हथियार होता है। नेड कहता है, अभी आप एक 14 साल की बच्ची को मारने के लिए हथियारे भेजने की बात कर रहे थे और अभी आपको सम्मान की परवाह है महामहिम, ये काम आप खुद करिए। वो शख्स जो सजा सुनाता है, तलवार घुमाने की जिम्मेदारी भी उसे ही लेनी चाहिए। उसे मारने से पहले उसकी आंखों में देखिएगा, उसके आंसू देखिएगा और उसके आखिरी लफ्ज भी सुनिएगा। कम से कम उसे उतना तो सम्मान दीजिए। रॉबर्ट गुस्से में कहता है, अब मेरा सब्र का बांध टूट रहा है, इस काम को खत्म करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे। नेड कहता है, मैं इस हत्या में भाग नहीं लूंगा रॉबर्ट, तुम्हें जो सही लगे करो, पर मैं इसमें अपने घराने का मुहर नहीं लगाऊंगा। रॉबर्ट को नेड की बात तुरंत समझ नहीं आई, पर जैसे उसे एहसास होता है कि नेड ने क्या कहा है, वो नेड से कहता है, तुम सम्राट के हैंड हो लॉर्ड स्टार्क, तुम वही करोगे जिसका मैं आदेश दूंगा। अगर तुम नहीं करोगे तो शायद मुझे एक नया हैंड ढूंढना होगा। नेड कहता है, मैं उसके सफलता की कामना करूंगा। इतना कहकर नेड अपने सीने पर लगे हैंड के बैज को उतारकर रॉबर्ट के आगे मेज पर रख देता है। नेड इस बात से उदास था कि यही वो इंसान है जिसने उसे हैंड बनाया था, जो कभी उसका सबसे जिगरी यार हुआ करता था। नेड दुखी मन के साथ कहता है, मैंने तुम्हें एक बेहतर इंसान माना था रॉबर्ट, और मुझे लगता था कि हमने एक अच्छा सम्राट चुना था। रॉबर्ट भी अपने गुस्से की हद पार करते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, अब किसका इंतजार कर रहे हो तुम? चले जाओ वापिस अपने विंटरफेल और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारा सर भाले पे टंगवा दूंगा। नेड सम्राट के आगे सर झुकाकर वहां से निकल जाता है। नेड के वहां से जाते ही मास्टर पाइसल कहते हैं कि ब्रावोस में एक समाज है जिनके लोगों को फेसलेस मैन कहा जाता है। लिटिल फिंगर बताते हैं कि उन्हें काम में लाना सही नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। वहां से निकलते ही जैसे नेड टावर ऑफ हैंड में पहुंचता है, वो अपने आदमी वायन पूल को बुलाता है और उससे कहता है कि जल्दी सामान तैयार करो, हमें विंटरफेल के लिए निकलना है। नेड सोचता है कि 15 साल बीत चुके हैं, पर रॉबर्ट आज भी रेगार से उतनी ही नफरत करता है। ये काफी बड़ी बात थी, और वैसे भी केटलिन ने भी उस बौने टिरियन को अगवा कर रखा था। नेड जानता था कि यह खबर देर सबेर सबके सामने आएगी। अब रॉबर्ट को उस बौने से कोई लगाव नहीं है, पर सम्मान के खातिर वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। वहीं महारानी, पता नहीं ये समाचार मिलने के बाद वो क्या करेगी। नेड आगे वाइन पूल को आदेश देता है कि पहले मैं अपनी बेटियों और कुछ लोगों को साथ लेकर निकल जाता हूँ, तुम और बाकी सब लोग पीछे से आराम से सारी तैयारी करके सारा सामान लेकर आ जाना। अभी के लिए ये बात सिर्फ जॉरी को बता दो और ध्यान रहे मेरे जाने के बाद ही तुम सब कोई तैयारी करना। पूल नेड का आदेश सुनकर वहां से चला जाता है। नेड अपने कमरे में अकेले इस बात से खुश था कि आखिरकार अब वो विंटरफेल वापस जा पाएगा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से वापस मिल पाएगा। पर वो इस बात से गुस्से में भी था कि उसके जाने के बाद सम्राट और उसके बेवकूफों की सभा इस रियासत को कंगाल बना देगी। ऊपर से जॉन एरिन के मौत का राज भी सुलझा नहीं था। नेड के पास कुछ कहानियां थी जो किसी सबूत के तौर पर काम की नहीं थी। नेड जानता था कि उसने गुनहगार को नहीं पकड़ा है, पर वो जानता था कि वो गुनहगार अभी भी यहाँ छिपा बैठा है और खतरा अभी भी टला नहीं है। तभी नेड को ये ख्याल आता है कि उसे विंटरफेल के लिए समंदर से जाना चाहिए। अब नेड ने ऐसा इसलिए सोचा ताकि वो रास्ते में ड्रैगन स्टोन जाकर स्टैनिस बराथियन से भी मिल लेगा। नेड के कहने पर मास्टर पाइसल ने स्टैनिस को चिट्ठी भेजी थी, पर अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया था। इस वजह से नेड का शक गहराता जा रहा था। नेड जानता था कि स्टैनिस जॉन एरिन की मौत के बारे में बहुत कुछ जानता था और वो राज ड्रैगन स्टोन में नेड का इंतजार कर रहे
रहे थे। वहीं नेड आगे सोचता है कि क्या रॉबर्ट भी इन सब में शामिल तो नहीं था, पर वो सोचता है कि रॉबर्ट ऐसा नहीं कर सकता। पर फिर उसे एहसास होता है कि कुछ वक्त पहले तक नेड तो ये भी सोचता था कि रॉबर्ट एक बच्चे के कत्ल का आदेश नहीं दे सकता। नेड सोचता है कि केटलिन सही कहती थी कि शायद रॉबर्ट वो इंसान नहीं रहा जिसे मैं कभी जानता था। नेड वाइन पूल को दोबारा बुलाता है और उसे आदेश देता है कि जाकर बंदरगाह पर पता करो कि क्या कोई जहाज कल विंटरफेल के लिए निकलने वाली है। जैसे पूल वहां से निकलता है, नेड को सूचित किया जाता है कि लॉर्ड बेलिश उनसे मिलने आए हैं। नेड पूछता है, क्या आपके यहाँ आने का कारण मैं जान सकता हूँ लॉर्ड बेलिश? लॉर्ड बेलिश बताते हैं कि नेड के सभा से जाने के बाद भी सम्राट उस पर बहुत गुस्सा थे। वो हर बार नाफरमान और एहसान फरामोश जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद फेसलेस मैन को हत्या का काम देने की बात चली, पर मैंने मना कर दिया। पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि जो भी ये काम करेगा उसे सभा में एक लॉर्ड जरूर बना दिया जाएगा। नेड कहता है, तो क्या अब हत्यारों को हम सम्मान से नवाजेंगे? लिटिल फिंगर कहता है, सम्मान काफी सस्ती चीज है माय लॉर्ड, फेसलेस मैन काफी महंगे हैं, इसलिए मैंने कहा कि किसी भाड़े के हत्यारे को भेज दिया जाए। मैं जानता हूँ कि वो ये काम नहीं कर पाएगा और फिर डोथराकी चौकन्ने रहने लगेंगे। मैंने भी उस लड़की की मदद की लॉर्ड स्टार्क। नेड चिढ़ते हुए कहता है, आप सभा में बैठकर हत्यारों और खून की बात करते हैं और यहाँ कहते हैं कि आपने उस लड़की की मदद की है। क्या आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है लॉर्ड बेलिश? लिटिल फिंगर कहता है, सच कहूँ तो मैं तो आपको मानता हूँ। नेड कहता है, आपको हत्या हमेशा से दिलचस्प लगती है ना लॉर्ड बेलिश? बेलिश कहता है, हत्या नहीं, मुझे आप दिलचस्प लगते हैं लॉर्ड स्टार्क। आपका शासन करने का तरीका बर्फ पर नाचते हुए एक इंसान जैसा लगता है। मैं कह सकता हूँ कि एक दिन आप बहुत जोर से गिरिएगा और शायद उसकी शुरुआत आज सुबह से हो चुकी है। वैसे आप कब विंटरफेल लौटने की सोच रहे हैं? नेड कहता है, बहुत जल्द, पर इससे आपका क्या लेना देना? बेलिश कहता है, लेना देना तो कुछ नहीं है, पर अगर आप चाहे तो मैं आपको उस वैश्यालय में ले जाने की सोच रहा था जिसे आपका आदमी जोरी इतने वक्त से ढूंढ रहा है। और हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं केटलिन को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ दूसरी तरफ ईरी में केटलिन और उसके लोग वेल पहुंचने ही वाले थे। उन्हें वहां देखने के बाद वहां के नाइट सर डोनाल्ड वेनवुड भी उनकी अगुवाई में चल देते हैं। केटलिन सर वेनवुड को बताती है कि किस तरह उसे पहाड़ी कबीलों का सामना करना पड़ा। उनके पहले हमले में केटलिन के 3 लोग मारे गए थे और दूसरे हमले में उसके 2 और लोग मारे जाते हैं। पर जब उसने सर वेनवुड को वहां आते देखा, जाने पहचाने एरिन घराने के परचम के साथ, तो उससे ज्यादा खुशनुमा नजारा केटलिन के लिए कुछ और नहीं था। सर डोनाल्ड बताते हैं कि पहाड़ी कबीले लॉर्ड जॉन एरिन के जाने के बाद से बेकाबू हो चुके हैं। वो आगे बताते हैं कि लेडी लाइसा किसी भी नाइट को ईरी से बाहर नहीं जाने देती। उनका मानना है कि उनके सभी नाइट्स यहीं होने चाहिए ताकि वेल को सुरक्षित किया जा सके। पर किसके विरुद्ध, ये लेडी लाइसा कभी बताती ही नहीं है। अब केटलिन जानती थी कि उसकी बहन को किस बात का डर है, लैनिस्टर्स। वो ये बात जानती थी कि उसकी बहन को लैनिस्टर्स से डर है। वहीं वो टिरियन को देखती है तो वो ब्रॉन के साथ दोस्ती बढ़ा चुका था। वो उसी के साथ रास्ते भर आया है और अब जब वो दर्जनों सैनिक से घिरा हुआ है और वो जितना बेखौफ लग रहा है, केटलिन को ये संदेह होता है कि कहीं टिरियन सच में निर्दोष तो नहीं। क्या सच में उसका ब्रैन और जॉन एरिन के घटनाओं से कोई लेना देना नहीं? पर केटलिन ये सब दिमाग से निकालते हुए सर डोनाल्ड से कहती है कि राजमहल पहुंचते ही क्या आप मास्टर कोलमन को भेज सकते हैं? सर रॉड्रिक को मलहम पट्टी की जरूरत है। अब सफर में सर रॉड्रिक की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। सर डोनाल्ड उन्हें बताते हैं कि लेडी लाइसा मास्टर को ईरी से बाहर निकलने ही नहीं देती हैं। तभी वो सब एक ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां से रास्ता अब संकरा हो रहा था। वो एक टीले पर चढ़ते हैं और एक द्वारपाल उन तक आता है। उस नाइट ने जो चिन्ह लगा रखा था वो रिवर रन का था। वो आते ही पूछता है, यहाँ आने वाले तुम सब कौन हो? सर डोनाल्ड कहते हैं, मैं हूँ सर डोनाल्ड वेनवुड और मेरे साथ खुद लेडी केटलिन स्टार्क मौजूद है। वो नाइट कहता है, मुझे लगा था कि लेडी स्टार्क जानी पहचानी दिखेंगी, पर तुम तो काफी सिंपल हो। केटलिन कहती है, और आप भी अंकल। अब केटलिन अपने अंकल से सालों बाद मिल रही थी और उनके आवाज को सुनने से जैसे केटलिन को चैन सा आ गया हो। उसके अंकल ब्राइंडन टली उससे पूछते हैं कि क्या लाइसा को पता है कि तुम आ रही हो? केटलिन कहती है कि उनके पास सूचित करने का बिल्कुल समय नहीं था। तभी उसके अंकल कहते हैं, इन द नेम ऑफ रॉबर्ट एरिन, लॉर्ड ऑफ द ईरी, डिफेंडर ऑफ द वेल, ट्रू वार्डन ऑफ द ईस्ट, I bid you enter freely and charge you to keep his peace। और उन्हें अपने साथ वेल में प्रवेश करवा देते हैं। वहां से वो ब्लडी गेट से आगे बढ़ते हैं। ये वही दरवाजा है जिसके आगे दर्जनों सेनाएं मिट्टी में मिल चुके हैं एज ऑफ हीरोज के दौर में। द वेल ऑफ एरिन सुबह की किरणों में नहा चुका था।
द वेल केटलिन के आंखों के आगे दूर तक फैला हुआ था। वहां पे सकरी नदियां और सैकड़ों झीलें थीं। पर्वत इतने ऊंचे थे कि 1-1.5 मील आसमान में सिर्फ ऊंचे पर्वत ही नजर आते हों। उन पर्वतों की श्रृंखला के बीच मौजूद था जायंट्स लांस। ये पर्वत इतना ऊंचा था कि बाकी पहाड़ उसके सामने बौने लगते थे। उसकी ऊंचाई तकरीबन 3.5 मील की थी और उसके पश्चिमी भाग से अलीसास टीयर्स नदी को बहते हुए देखा जा सकता था। केटलिन वहां रुककर ईरी को देख रही होती है। उसे नेड की कही बात याद आती है कि ईरी में 7 मीनारें हैं। वो मीनारें ऐसी थी जैसे सफेद खंजर आसमान को चीरते हुए खड़े हो। केटलिन अपने अंकल से पूछती है कि उन्हें वहां तक पहुंचने में अभी और कितनी देर लगेगी। उसके अंकल ब्रायनडन उससे कहते हैं कि वो शाम होते होते तो उस पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे, पर वहां से उन्हें अगले 1 दिन तक चढ़ाई करनी होगी। तभी सर रॉड्रिक उनसे कहते हैं कि वो इतना थक चुके हैं कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केटलिन भी उनसे कहती है कि सिर्फ वो और ये लैनिस्टर यहाँ से आगे जाएंगे, बाकी लोग यहाँ पीछे रुककर आराम कर सकते हैं। तभी वो गायक मेरिलियन केटलिन से उसके साथ ही चलने की बात कहता है और ब्रॉन भी कहता है कि उसे भी ईरी साथ जाना है। केटलिन मान जाती है। अब केटलिन चाहती नहीं थी कि ब्रॉन उनके साथ चले, पर वो जानती थी कि अगर वो सही सलामत ईरी तक पहुंच पाए हैं तो वो सिर्फ ब्रॉन की वजह से। केटलिन खुद ये मान रही थी कि उसने लड़ाई में ब्रॉन जैसा योद्धा आज तक नहीं देखा था, पर वो इस बात से चिंतित थी कि ब्रॉन और लैनिस्टर की दोस्ती पूरे रास्ते कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी, पर फिर भी वो ब्रॉन को मना नहीं कर पाती। यहाँ सर विलिस वुड सर रॉड्रिक के साथ रुक जाते हैं। सर डोनाल्ड बताते हैं कि वो एक पक्षी द्वारा केटलिन के आने के संदेश भेज चुके हैं। सफर में जो निकल पड़े थे वो थे केटलिन अपने अंकल ब्रायनडन के साथ, ब्रॉन, टिरियन लैनिस्टर, वो गायक मेरिलियन और ब्रायनडन टली के 6 लोग। सफर में कुछ देर ही बीते थे कि अंकल ब्रायनडन केटलिन से सारी बात पूछते हैं। केटलिन सब कुछ बताती है। उसके अंकल सारी कहानी चुपचाप सुनते चले जाते हैं। केटलिन को याद आता है कि कैसे उसके अंकल और उसके पिता की आज तक नहीं बनी, और जब केटलिन और लाइसा की शादी हुई थी उस वक्त ब्रायनडन ने ये ऐलान कर दिया था कि वो भी रिवर रन छोड़ रहा है, और वो उस दिन से लाइसा और उसके पति लॉर्ड ऑफ वेल की सेवा में लग गया। अपने बचपन के दिनों में जब लॉर्ड होस्टर टली व्यस्त रहते थे तब केटलिन, लाइसा, उसका भाई एडम्यूर और पेटिर बेलिश भी ब्रायनडन के ही पास आते थे, और ब्रायनडन भी उनकी बातें सुनता था जैसे वो आज केटलिन की बात सुन रहा था। ब्रायनडन उनसे कहता है, तुम्हारे पिता को ये खबर देनी होगी, अगर लैनिस्टर जंग के लिए निकलते भी हैं तो भी विंटरफेल उनके पहुंच से अच्छा खासा दूर है, पर रिवर रन ठीक उनके रास्ते में पड़ेगा और लॉर्ड होस्टर को ये पता होनी चाहिए। केटलिन बताती है कि उसे भी इस बात का डर है। केटलिन सोचती है कि वो ईरी पहुंचते ही मास्टर कोलमन को कहेगी कि ये संदेश उसके पिता तक पहुंचा दी जाए। इसी के साथ साथ केटलिन नेड के दिए आदेशों को भी विंटरफेल पहुंचवा देने का सोच रही थी। उसके बाद केटलिन अपने अंकल से पूछती है कि ईरी में माहौल कैसा है। ब्रायनडन बताते हैं कि माहौल बड़ा ही गुस्से वाला है। ब्रायनडन कहता है लॉर्ड जॉन को सब पसंद करते थे, और जब सम्राट ने जेमी लैनिस्टर को वो पद दे दिया जिसकी जिम्मेदारी हाउस एरिन ने पिछले 300 सालों से संभाला है, लेडी लाइसा ने हम सभी को आदेश दिया है कि हम सब उनके बेटे को ट्रू वार्डन ऑफ द ईस्ट कहें। कोई अपने मुंह से कहता तो नहीं कि जॉन एरिन का खून हुआ था, पर शक सभी को होता है, और ऊपर से ये लड़का। केटलिन कहती है, कौन लड़का और उसे क्या हुआ? ब्रायनडन कहता है, लॉर्ड रॉबर्ट एरिन, 6 साल का बीमार रहने वाला बच्चा। उसके खिलौने छीन लो तो वो रोने लगता है। जॉन एरिन का असल वारिस, पर हर कोई ये मानता है कि वो अपने पिता के गद्दी पर बैठने के लिए अभी तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नेस्टर रॉयस, जो इतने वक्त से ईरी को संभाले हुए था, उसे अभी राज करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि लाइसा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। केटलिन कहती है कि क्या लाइसा दूसरी शादी के लिए तैयार है? ब्रायनडन बताता है कि वो तैयार तो है, पर एक सही इंसान मिलने पर ही, वरना वो तो खुद ही ईरी का राजपाट संभालने को तैयार है। केटलिन कहती है कि एक औरत भी तो काबिल शासक बन सकती है, पर ब्रायनडन उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन अब वैसी नहीं रही। अब केटलिन ये बात से हैरान हो जाती है। ब्रायनडन आगे बताते जाते हैं कि जो लाइसा किंग्स लैंडिंग से वापस आई है वो लड़की नहीं है जिसे हम कभी जानते थे। जब उसकी शादी हुई थी तब काफी बुरे वक्त चल रहे थे। उसकी शादी एक राजनीतिक संबंध था, ना कि प्यार से भरा। केटलिन कहती है, मेरी भी तो थी। ब्रायनडन कहते हैं, थी तो सही, पर तुम्हारे रिश्ते सुधर गए। पर लाइसा के साथ क्या हुआ? 2 मृत बच्चे पैदा हुए, 4 बार गर्भपात हुआ, और अब उसके पति भी उसके साथ नहीं है। अगर कुछ उसके साथ है तो वो है उसका बेटा।
और शायद इसीलिए वो डर के उसे यहाँ ईरी ले आए उन लैनिस्टर्स से बचा के, और अब तुम लैनिस्टर्स को यहाँ ले आई हो। तब तक शाम हो चुका था और जब ईरी के कुछ समतल मैदान रास्ते में आए तो सभी ने अपनी गति बढ़ा ली। देखते ही देखते वो सभी जायंट स्लांस पहाड़ी के तल तक पहुंच चुके थे। वहाँ पर एक विशाल दरवाजा था जो इनके आने के वजह से खोला जा रहा था। उसके अंकल बताते हैं कि इसे द गेट ऑफ द मून कहा जाता है। केटलिन जब नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो उसे बस सैनिकों की ऊंची मीनारें दिखती हैं जो रात के अंधेरे में दिए की रोशनी से जगमगा रहे थे। टिरियन कहता है, अगर तुम मुझे इस अंधेरे में चढ़ाई की बात कहोगे तो उससे अच्छा होगा कि तुम सब मुझे अभी ही मार डालो। ब्रैंडन उसे बताता है कि वो कल चढ़ाई के लिए निकलेंगे और इसके लिए वो खच्चर का सहारा लेंगे। केटलिन टिरियन को बताती है कि यहाँ इस पर्वत में सीढ़ियां उकेरी गई है जिसके सहारे वो सब चढ़ेंगे। इस पर उसके अंकल भी कहते हैं कि अभी इतना अंधेरा हो चुका है कि सीढ़ियां साफ साफ नहीं दिखेंगी। ब्रैंडन आगे बताते हैं कि इस पहाड़ी के रास्ते में 3 किले भी हैं, स्टोन, स्नो और स्काई नाम के। वो खच्चर उन्हें स्काई मीनार तक ले जा सकते हैं। टिरियन पूछता है कि फिर उसके आगे वो कैसे जाएंगे। ब्रैंडन बताता है कि उसके आगे का रास्ता उन्हें पैदल तय करना होगा। टिरियन कहता है, पैदल चढ़ाई कठिन होगी पर मैं सभी के साथ पैदल चलना पसंद करूंगा। वैसे भी हम लैनिस्टर्स की भी कोई इज्जत है। केटलिन कहती है, इज्जत? मुझे तो बस घमंड, लोभ और ताकत की भूख दिखती है। टिरियन कहता है, मेरा भाई बेशक एक घमंडी है, मेरे पिता वो तो लोभ की परिभाषा है, मेरी बहन सरसी वो तो सोते जागते ताकत की भूख में पड़ी रहती है, पर मैं उनसे अलग हूँ, मासूम हूँ मैं। केटलिन कुछ भी कह पाती कि दी गेट ऑफ द मून उनके आगे खुल चुका था। गेट खुलते ही अंदर से लॉर्ड नेस्टर रॉयस केटलिन का स्वागत करने आते हैं। केटलिन उन्हें बस उनके चर्चों की वजह से जानती थी। लॉर्ड नेस्टर रॉयस लॉर्ड यॉन रॉयस के भाई थे। लॉर्ड नेस्टर केटलिन से कहते हैं कि लेडी लाइसा उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहती है, इसलिए केटलिन को चढ़ाई अभी शुरू करनी होगी और बाकी लोगों को सुबह की पहली किरण के साथ ले आया जाएगा। ब्रैंडन कहते हैं, ये क्या पागलपन है, लाइसा भी ये जानती है कि इतनी रात में चढ़ाई का मतलब मौत है। तभी एक लड़की लॉर्ड नेस्टर के बगल में आकर खड़ी होती है और कहती है कि उसने रास्ते एकदम सही से देखे हैं और वो अंधेरे में भी चढ़ाई कर सकती है, वो केटलिन को सही सलामत ले जाएगी। केटलिन मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वो लड़की बताती है कि उसका नाम माया स्टोन है। अब ये नाम सुनते ही केटलिन को गुस्सा सा आ गया। स्टोन एक नाजायज का नाम होता है यहाँ ईरी में, जिस तरह स्नो विंटरफेल में है। पूरे 7 साम्राज्यों में नाजायज जो बिना नाम के पैदा होते हैं उन्हें ऐसे टाइटल्स दिए जाते हैं जैसे फ्लावर्स हाई गार्डन में। इस लड़की का नाम सुनते ही केटलिन को नेड का नाजायज औलाद जॉन स्नो याद आ जाता है। लॉर्ड नेस्टर कहते हैं कि माया जो है वो काबिल बच्ची है और उसने कई बार ये साबित भी किया है। केटलिन भी माया के साथ रात में ही निकल जाने के लिए तैयार हो जाती है और लॉर्ड नेस्टर से कहती है कि टिरियन पर नजर रखिएगा। लॉर्ड नेस्टर टिरियन को सिपाहियों के साथ एक कमरे तक भेज देते हैं और सभी के लिए खाने का इंतजाम करने को कहते हैं। सभी के वहां से जाने के बाद वो लड़की माया केटलिन को लेके आगे बढ़ती है। 2 खच्चर उनके सफर के लिए तैयार कर दिए गए थे। माया एक खच्चर पर बैठकर आगे बढ़ती है और केटलिन का खच्चर अपने आप माया के खच्चर के पीछे चल पड़ता है। केटलिन पूछती है, क्या तुमने कोई मशाल जलाने का सोचा है? माया कहती है, मशाल आंखों को चौंधिया देती है और वैसे भी माइकल कहता है कि मेरे पास उल्लू सी नजर है। केटलिन कहती है, ये माइकल कौन है? माया बताती है, माइकल से मैं प्यार करती हूँ माय लेडी, उसका नाम माइकल रेडफोर्ट है, वो सर लिन कॉर्बरे का दास है। हमने सोचा है कि हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे जैसे ही वो एक नाइट बनेगा। केटलिन माया की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसे सांसा की याद आ रही थी क्योंकि माया की बातें सांसा की ही तरह थी, पर केटलिन के मन में एक उदासी भी थी। वो रेडफोर्ट घराने को अच्छे से जानती थी। रेडफोर्ट घराना यहाँ वेल में सबसे पुराने घरानों में से एक था। स्टार्क्स की ही तरह रेडफोर्ट भी फर्स्ट मैन की वंशज में थे। उसका परिवार उसे कभी भी एक नाजायज लड़की से तो शादी नहीं करने देगा, ये बात केटलिन जानती थी। देखते ही देखते वो दोनों पहले किले स्टोन तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पहले कुछ खाने को दिया जाता है और दोनों के लिए नए खच्चर तैयार कर दिए जाते हैं। वहां से वो अब आगे बढ़ते हैं तो केटलिन को एहसास हो जाता है कि अब चढ़ाई खड़ी होती जा रही है। रास्ते में अब पेड़ कम होते जा रहे थे और नीचे का गेट ऑफ मून अब दिखना बंद हो रहा था। अब वो दूसरे नाकाबंदी स्नो तक पहुंच जाते हैं। वहां एक नाइट उन्हें थोड़ी देर रुकने को कहता है, पर माया बताती है कि उन्हें सफर जारी रखना होगा। केटलिन भी तैयार हो जाती है। वो वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो
माया बताती है कि यहाँ से अब हमें बर्फीले रास्ते मिलेंगे, पर उस रात शुक्र इस बात की थी कि वहाँ बर्फबारी नहीं हो रही थी। केटलिन सोचती है कि इस बेचारी बच्ची को ये तक मालूम नहीं है कि सर्दियां आने वाली हैं। अब सर्द हवाएं शोर करती हुई बह रही थी और केटलिन उस ठंड को महसूस कर सकती थी। और एक वक्त के बाद माया अपने खच्चर से उतर जाती है और केटलिन से कहती है कि उन्हें अब अपने खच्चर को अपने से आगे चलने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हवाएं थोड़ी तूफानी हो जाती है। अब वहाँ से आगे एक 20 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा संकरा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ गहरी खाई थी। माया पहले अपने खच्चर के साथ दूसरी तरफ चली जाती है। अब केटलिन की बारी थी। वो जैसे ही एक कदम आगे लेती है, वो ऊंचाई और वो सर्द तूफानी हवाएं उसके हिम्मत को तोड़ के रख देती है और वो आगे जाने से मना करने लगती है। माया केटलिन को कहती है कि नीचे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़िए माय लेडी, पर केटलिन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। माया उसे लेने वापस आती है और इस बार वो केटलिन को अपने साथ लेकर जाती है। धीरे धीरे ही सही, पर वो तीसरे किले स्काई तक पहुंच जाते हैं। तब तक भोर फूटने लगी थी। माया केटलिन को अंदर लेकर जाती है और बताती है कि अब यहाँ से अंदर ही अंदर सीढ़ियां हैं जिससे उन्हें चढ़ना है, और यही कारण है कि यहाँ से आगे खच्चर नहीं जा पाते हैं। जब तक केटलिन ऊपर पहुँचती है, सुबह हो चुकी थी। सर वेर्डिस ईगन, जो ईरी के होम गार्ड के कप्तान थे, वो केटलिन को लेने आते हैं। उनके साथ मास्टर कोलमन भी थे। वो दोनों केटलिन को आगे लेकर जाते हैं, जहाँ केटलिन को ये एहसास होता है कि ईरी का महल बाकी घरानों के महल से छोटा था। नेड बताता था कि ईरी के किले में 500 लोगों के रहने तक की जगह है, पर केटलिन को वो किला बड़ा सन्नाटे से भरा हुआ महसूस हुआ। केटलिन जैसे लाइसा के कमरे में पहुंचती है, लाइसा अपनी बहन से मिलकर खुश हो जाती है। असल में दोनों बहनों को मिले 5 साल बीत चुके थे। उन 5 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। लाइसा, जो केटलिन से उम्र में 2 साल छोटी थी, पर अब वो केटलिन से बड़ी लगने लगी थी। अब वो उदास रहने लगी थी। केटलिन को तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो एक वक्त पर कितनी चहका करती थी। लाइसा सर वेर्डिस, मास्टर कोलमन और अपने दासियों को वहाँ से जाने को कहती है। कमरा खाली होते ही लाइसा कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कैट? मुझसे बिना पूछे तुम उसे यहाँ ले आई हो। तुम अपने मामलों से मुझे दूर रखो। केटलिन को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि वो क्या सुन रही है। केटलिन कहती है, मेरे मामले? वो तुम्हारे मामले थे लाइसा। तुमने ही मुझे वो चिट्ठी भेजी थी। तुमने ही लिखा था कि लैनिस्टर्स ने तुम्हारे पति का खून किया है। लाइसा कहती है, ताकि तुम्हें चेतावनी दे सकूं उनसे दूर रहने का, पर तुम तो उनसे लड़ पड़ी। तुम्हें समझ भी आ रहा है कैट तुमने क्या किया है? तभी पीछे से लाइसा का बेटा रॉबर्ट एरिन वहाँ आ जाता है। लाइसा उसे अपने पास बुलाती है और केटलिन से मिलवाती है। लाइसा आगे कहती है, मेरा बेटा सुंदर है ना? तुम लोगों की बातों पर भरोसा मत करना। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। जॉन ने भी मुझसे कहा था कि वारिस मजबूत है। उसका वारिस मेरा बेटा। अपने आखिरी वक्त पर वो रॉबर्ट को पुकारा करते थे। वो कहते थे कि वारिस मजबूत है। वो चाहते थे कि सब जाने कि मेरा बेटा कितना मजबूत शख्स बनेगा। केटलिन कहती है, लाइसा, अगर लैनिस्टर सच में इतने खतरनाक हैं, तो हमें जल्दी ही कोई कदम उठाना चाहिए। लाइसा कहती है, पर मेरे बेटे के सामने नहीं। देखो ना, ये कितना मासूम है। केटलिन कहती है, ये लड़का लॉर्ड ऑफ ईरी और वेल का राजा है और अब मासूमियत के लिए वक्त नहीं बचा। नेड को लगता है कि जंग होना मुमकिन है। लाइसा जोर से चिल्लाई और केटलिन को चुप हो जाने को कह दिया। वो अपने बेटे को फुसलाने लगी क्योंकि रॉबर्ट बहुत डर चुका था। केटलिन के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। ये सब देखने के बाद उसे अब एहसास हो गया था कि क्यों सम्राट रॉबर्ट इस लड़के को लैनिस्टर्स के यहाँ भेज रहे थे। लाइसा कहती है, यहाँ हम महफूज हैं। अब पता नहीं वो ये बात अपने बेटे को कह रही थी या खुद को। केटलिन कहती है, बेवकूफ मत बनो लाइसा, कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि लैनिस्टर्स तुम्हें भूल जाएंगे तो ये तुम्हारी भूल है। लाइसा अपने बेटे के कान बंद करते हुए कहती है, अगर वो अपनी सेना लेके भी यहाँ आते हैं तो वो ब्लडी गेट को पार कर सकते हैं, पर ईरी अभेद्य है। क्या तुमने खुद नहीं देखा? इतनी ऊंचाई तक कोई दुश्मन नहीं पहुंच सकता। केटलिन को अंकल ब्राइंडन की कही बात याद आ गई कि ये लाइसा अब वो लाइसा नहीं रही है। वो लाइसा से कहती है, कोई भी किला अभेद्य नहीं होता। लाइसा कहती है, पर ये है, हर कोई ऐसा कहता है, पर मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं इस बौने का क्या करूँ। तभी उसका बेटा रॉबर्ट पूछता है, क्या वो बौना आदमी एक बुरा इंसान है? लाइसा कहती है, बहुत बुरा इंसान है बेटा, पर आपकी माँ उसे आपको कोई चोट पहुंचाने नहीं देगी। रॉबर्ट कहता है, उसे उड़ने को कहना। लाइसा कहती है, बिल्कुल मेरे बेटे, यही तो हम उसके साथ करेंगे। यहाँ किंग्स लैंडिंग में लिटिल फिंगर और नेड एक वैश्यालय में गए होते हैं। बेलिश किसी महिला से बातें किया जा रहा था और नेड और जॉरी कैसल उसका इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद नेड कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा काम हो चुका है। जॉरी कैसल भी तैयार हो जाता है। तभी बेलिश भी उस औरत को अलविदा कहकर आता है और कहता है, आपका काम या फिर सम्राट का?
लोग कहते हैं कि हैंड सम्राट की ही तरह काम करता है, तो कहीं आप सम्राट की रखैलों के साथ सोते भी तो नहीं है ना लॉर्ड स्टार्क? नेड कहता है, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं लॉर्ड बेलिश। मैं मानता हूँ कि आपने हमारी बड़ी मदद की है, पर मेरे पास आपके मजाक के लिए वक्त नहीं है, और हाँ, मैं अब हैंड नहीं रहा। वो वहां से निकलते हैं। जॉरी, नेड और बेलिश का घोड़ा वहां ला चुका था। वो सभी वहां से निकलते हैं। रात का वक्त था और हल्की बारिश होने लगी थी। इस वजह से किंग्स लैंडिंग की सड़कें खाली हो चुकी थी। रास्ते में नेड सोच रहा था कि आज से सालों पहले लियाना ने उसे कहा था कि रॉबर्ट कभी एक औरत के पास नहीं टिकेगा। उसने ये तक कहा था कि वो जानती है कि रॉबर्ट की एक नाजायज संतान है वेल में, और नेड लियाना से झूठ नहीं कह सकता था क्योंकि उसने खुद उस बच्चे को देखा था। लियाना नेड से कही थी कि प्यार मीठा होता है नेड, पर वो एक इंसान की सीरत को बदल नहीं सकता। नेड को वेल की वो लड़की याद थी। वो उससे कभी उसका नाम नहीं पूछ पाया था। वो नेड को अपनी बच्ची दिखाई थी और बताई थी कि उसने इस बच्ची का नाम बैरा रखा है। वो कहती है, ये उनके तरह दिखती है ना माय लॉर्ड? इसकी नाक, इसके बाल। नेड भी कहता है कि हाँ बिल्कुल रॉबर्ट जैसे हैं। वो लड़की नेड से कहती है, जब आप उनसे मिलिएगा आप बताइएगा कि आप उनकी बेटी से मिले थे। उन्हें बताइएगा कि उनकी बेटी कितनी सुंदर है। नेड ने भी उस लड़की से वादा किया था कि वो रॉबर्ट को उसके नाजायज बेटी के बारे में जरूर बताएगा। और फिर नेड सोचता है कि यही तो रॉबर्ट की सबसे खराब बात रही है कि वो किसी से भी बेइंतहा प्यार का वादा कर देता है और अगले ही दिन अपना वादा भूल भी जाता है। वो लड़की नेड से कही थी, आप उन्हें ये भी बताइएगा कि उनके जाने के बाद मैंने किसी को नहीं अपनाया है। आप उन्हें बताइएगा कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। मुझे कोई जेवर या गहने नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो वापिस आ जाएं। नेड उससे कहा था, मैं उसे जरूर बताऊंगा बेटा, बहरा अपने पिता से जरूर मिलेगी। सालों पहले उस दिन नेड उस लड़की से आंखें नहीं मिला पाया था, और आज इस बरसात में किंग्स लैंडिंग की सड़कों से गुजरते हुए नेड सोच रहा होता है कि भगवान ने नाजायजों की जिंदगी जितनी कठोर बनाई है, वो हम मर्दों से ही इस हवस को छीन क्यों नहीं लेता। नेड लॉर्ड बेलिश से कहता है, आप रॉबर्ट के नाजायज संतानों के बारे में क्या जानते हैं? बेलिश कहता है, शुरू करने के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि सम्राट के आपसे ज्यादा नाजायज औलाद है माय लॉर्ड। नेड पूछता है, कितने? लिटिल फिंगर बताता है, क्या इससे फर्क पड़ता है? सम्राट हमेशा से एक ऐसे शख्स रहे थे जिन्हें औरतों में बड़ा शौक है। मैं जानता हूँ कि वो अपने एक नाजायज बेटे को स्टॉर्म्स एंड में रखकर उसकी देखभाल कर रहे हैं क्योंकि उसकी माँ एक अच्छे घराने से आती थी, पर मुझे नहीं लगता सम्राट इससे ज्यादा अपने किसी नाजायज के लिए कुछ किए होंगे। नेड बेलिश से पूछता है, पर जॉन एरिन अचानक से सम्राट के नाजायज औलादों में दिलचस्पी क्यों दिखाने लगे थे? बेलिश कहता है, शायद सम्राट ने उनसे कहा हो। नेड कहता है, पर मामला इससे कुछ ज्यादा है, वरना कोई जॉन को क्यों मारना चाहेगा? बेलिश कहता है, शायद हो सकता है कि लॉर्ड एरिन को ये पता चल गया हो कि सम्राट ने कितनी औरतों के साथ रातें रंगीन की हैं और इस चीज के लिए उनका मुंह बंद करना पड़ा हो। वैसे भी एक ऐसा शख्स ज्यादा खतरनाक हो सकता है जो इतना कुछ जान चुका हो। बारिश अब तेज हो चुकी थी और अचानक पीछे से जोरी की आवाज आती है और देखते ही देखते वो पूरा रास्ता सैनिकों से भर चुका था। जैसे ही वो पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पीछे से भी उनका रास्ता रोक दिया गया था। लिटिल फिंगर अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, इन सब का क्या मतलब है? क्या तुम सब नहीं जानते कि ये हैंड ऑफ द किंग है? तभी एक आवाज आती है, वो हैंड ऑफ द किंग था, पर अब वो क्या है कोई नहीं जानता। ये आवाज सर जेमी लैनिस्टर की थी। बेलिश जेमी से कहते हैं कि हमारा रास्ता छोड़ो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। नेड कहता है, वो बिल्कुल जानता है कि वो क्या कर रहा है। जेमी लैनिस्टर मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही स्टार्क, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें मेरा भाई तो याद ही होगा स्टार्क, है ना? वो हमारे साथ विंटरफेल भी आया था। नेड कहता है, मुझे पूरी तरह याद है। जेमी आगे कहता है, और हमें ऐसी खबर मिली है कि लौटते वक्त रास्ते में उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मेरे पिता इस बात से काफी नाराज हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे भाई के बारे में ऐसे गलत विचार रखने वाला कौन हो सकता है? नेड कहता है, तुम्हारे भाई को मेरे ही आदेश पर कब्जे में लिया गया है ताकि उससे उसके गुनाहों के बारे में पूछताछ की जा सके। सर जेमी अपनी तलवार निकालते हुए नेड को ललकार देते हैं, अपनी तलवार निकालो लॉर्ड एडार्ड, जरूरत पड़ी तो आज मैं तुम्हें भी एरिस की तरह मौत के घाट उतार दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तलवार के साथ लड़ते हुए मरो। लिटिल फिंगर नेड से कहता है कि मैं अभी सिटी वॉच को लेकर आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सिर्फ नेड और उसके 3 लोग बचे थे। नेड के लोग भी अपनी तलवारें निकाल कर तैयार थे, पर नेड जानता था कि अगर अभी हम लड़े तो हार पक्की है। वो जेमी से कहता है, तुम चाहो तो मुझे मार डालो, पर याद रखना कि फिर केटलिन तुम्हारे भाई को भी
भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जेमी कहता है क्या सच में हाउस टली की सम्मानित लेडी केटलिन स्टार्क क्या सच में एक बंदी को मारेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, पर फिर भी मैं अपने भाई की जान किसी औरत के गौरव के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर जेमी अपनी तलवार वापस अपनी म्यान में डाल देता है और कहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी तुम्हें यहाँ से जाने देना चाहिए। रॉबर्ट के पास जाओ स्टार्क और बताना कि किस तरह मैंने तुम्हें आज डरा दिया, और देखना कि क्या तुम्हारे सम्राट को इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। इतना कहकर जेमी पलटकर जाने लगता है, पर थोड़ी देर बाद अपने कप्तान को कहता है ट्रैगर ध्यान रहे लॉर्ड स्टार्क को कोई हाथ नहीं लगाए, पर ये पूरी तरह सही सलामत भी नहीं पहुंचने चाहिए, इसके लोगों को मार डालो। नेड चिल्लाता है नहीं। तब तक जेमी पलटकर जाने लगता है। नेड अपनी तलवार लेकर लड़ने को तैयार हो जाता है। सारे सैनिक धीरे धीरे नेड के लोगों को घेरते जा रहे थे। देखते ही देखते वहां का मंजर खून से सन चुका था। नेड खुद कई सैनिकों को काट चुका था, पर उसके लोग बाकी सैनिकों से घिरते जा रहे थे। तभी नेड का घोड़ा फिसल जाता है और नेड जमीन पर इस कदर गिरता है कि उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। नेड दोबारा उठने की कोशिश तो करता है, पर दोबारा से गिर जाता है। चारों ओर बस तलवारें और खून बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। सारे लोग अपने घरों और दुकानों की खिड़कियों से झांक रहे थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कर सके। नेड उस दर्द के वजह से बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने मरे हुए लोगों के साथ वहीं पड़ा हुआ है। नेड पूरी हिम्मत जुटा के खड़ी होने की कोशिश कर रहा था, पर वो उठ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद बेलिश सिटी वॉच के साथ वहां पहुंचता है। बाजार से महल पहुंचने के रास्ते में ही कई बार नेड बेहोश हुआ था। आखिर चीज जो उसे याद थी वो थी कि उसने मास्टर पाइसल को देखा था, जो उसे मिल्क ऑफ पॉपी देने की कोशिश कर रहे थे ताकि नेड का दर्द कम हो सके। यहाँ दुनिया के दूसरे कोने में खालासार आखिरकार वाइस डोथराक पहुंच चुका था। वाइस डोथराक का मुख्य द्वार कांसे के 2 विशाल घोड़ों से बना हुआ था। सबसे पहले ड्रोगो, फिर डैनी और उसके ब्लड राइडर्स प्रवेश करते हैं, फिर पूरा खालासार उनके पीछे प्रवेश करता है। वाइस डोथराक के उस द्वार को पार करते ही डैनी पूछती है कि इनका शहर कहाँ है। सर जोरा बताते हैं कि इस सड़क के छोर पे जहाँ से पहाड़ी शुरू हो रही है वहीं इनका शहर है। डैनी जैसे जैसे उस रास्ते में आगे बढ़ रही थी, वो देखती है कि सड़क के दोनों ओर कई टूटी मूर्तियां थीं। कुछ सम्राटों की मूर्तियां थीं तो कुछ जानवरों और ड्रैगन्स की। कुछ मूर्तियां ऐसे जानवरों की थी जो बड़े भयानक थे, पर डैनी उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। सर जोरा डैनी को बताते हैं कि ये जानवर अशाई के परे शैडोलैंड्स में पाए जाते हैं, पर ये सब देखकर विसेरिस खुश नहीं था। वो कहता है ये जंगली लोग बस दूसरों का सामान लूटना और जान लेना जानते हैं। डैनी कहती है वो मेरे लोग हैं, उन्हें जंगली कहना बंद करो। विसेरिस कहता है ड्रैगन को जैसा मन करेगा वो वैसे ही बात करेगा। ये जंगली लोग हम सभ्य लोगों की भाषा तक में बात नहीं कर सकते। मैं तो बस चाहता हूँ कि ड्रोगो जल्द से जल्द अपनी सेना मुझे दे दे। सर जोरा बताते हैं कि पहले राजकुमारी को दोष खालीन के पास ले जाना होगा। विसेरिस चिढ़ते हुए कहता है हाँ उनका पुराना नौटंकी, मैं इनके बदबू और इनका सड़ा खाना खा खा कर थक चुका हूँ, मुझे बस यहाँ से अपनी सेना लेकर निकलना है। इतना कहकर विसेरिस वहाँ से चला जाता है। डैनी इस बात से संदेह में थी कि उसके पति विसेरिस को अपनी सेना देंगे या नहीं। सर जोरा डैनी को बताते हैं कि खालासार में विसेरिस जैसों के लिए कोई जगह नहीं है, उसे पेंटोस में ही रुक जाना चाहिए था। डैनी कहती है मेरा भाई चला जाएगा अगर उसे वो 10,000 की सेना मिल जाए तो, और मेरे पति ने भी तो सोने के मुकुट का वादा किया था। सर जोरा कहते हैं बिल्कुल खलीसी, पर डोथराकी इन मामलों को अलग नजरिए से देखते हैं। मैंने भी विसेरिस को उतना ही समझाया जितना इलीरियो ने समझाया था, पर वो सुनता ही नहीं है। डोथराकी हॉर्स लॉर्ड्स व्यापारी नहीं होते। विसेरिस को लगता है कि उसने आपका सौदा किया है जिसके बदले में उसे सेना चाहिए। वहीं खाल ड्रोगो सोचता है कि उसने आपको तोहफे के तौर पर पाया है। वो विसेरिस को भी बदले में तोहफा जरूर देंगे, पर वो भी वक्त आने पे। आप कभी एक तोहफा मांग नहीं सकते, खाल से तो बिल्कुल नहीं, वो भी एक ऐसी चीज जो खुद खाल की हो। डैनी कहती है कि क्या सच में 10,000 लोगों के साथ वो 7 साम्राज्यों को कब्जे में ले पाएगा। सर जोरा बताते हैं कि 10,000 लोगों के साथ भी विसेरिस कुछ नहीं कर पाएगा। फिर डैनी कहती है क्या हो अगर वो विसेरिस ना हो तो, अगर कोई और उस सेना का नेतृत्व करे, कोई ऐसा जो ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो, तो क्या डोथराकी सच में 7 साम्राज्यों को कब्जे में ले सकते हैं। सर जोरा सोच में पड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं जब मैं यहाँ आया था तब मैं डोथराकी को सिर्फ जंगली घुड़सवारों से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। मुझे लगता था कि 1000 नाइट्स मिलकर हजारों डोथराकी को मार सकते हैं, पर अब मुझे लगता है कि मामला इतना आसान नहीं होगा। ऊपर से सिर्फ आपके पति के ही पास 40,000 डोथराकी हैं। डैनी पूछती है क्या ये सच में ज्यादा है। सर जोरा बताते हैं जब
रेगार ट्राइडेंट पर लड़ने आया था तब उसके पास भी इतने ही लोग थे, पर उसमें सिर्फ 10वें हिस्से जितने ही नाइट्स थे, बाकी सब तो बस पैदल सैनिक, तीरंदाज और फ्री राइडर्स थे। जैसे रेगार हारा था सभी वहां से भाग खड़े हुए थे। तो आपको लगता है कि वो सेना डोथराकी के आगे टिक पाएगी? डैनी कहती है ज्यादा देर तक नहीं। इस पर सर जोरा कहते हैं पर ध्यान रहे खलीसी, अगर सातों साम्राज्यों ने दिमाग लगाया तो जंग इस हद तक जाएगी ही नहीं। और डोथराकी किलों की घेराबंदी करना नहीं जानते, वो तो सबसे कमजोर किले को भी भेद नहीं पाएंगे। पर अगर रॉबर्ट बेराथियन जंग को मैदान में लड़ने की बेवकूफी किया, तभी डैनी पूछती है क्या वो सम्राट बेवकूफ हैं? सर जोरा थोड़ी देर सोचकर कहते हैं रॉबर्ट को एक डोथराकी पैदा होना चाहिए था। वो किसी पत्थर की दीवार के पीछे छुपने से ज्यादा जंग के मैदान में सामने से लड़ने पर विश्वास करता है। वो एक मजबूत शख्स है, बहादुर और इतना पागल कि वो डोथराकियों से एक खुले मैदान में भी भिड़ जाएगा। पर वो लोग जो उसके साथ रहते हैं वो थोड़ा अलग सोचते हैं, जैसे उसका भाई स्टैनिस, लॉर्ड टाइविन लैनिस्टर और वो एडार्ड स्टार्क। और ये कहते ही सर जोरा थूकते हैं। डैनी कहती है आपको इस लॉर्ड स्टार्क से नफरत है ना? सर जोरा कहते हैं उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया सिर्फ अपने कानून और सम्मान की खातिर। पर सर जोरा तुरंत बात पलट देते हैं और कहते हैं वो देखिए खलीसी, वो रहा वाइस डोथराक। डैनी वाइस डोथराक के बाजार वेस्टर्न मार्केट में प्रवेश करती है। उसे एहसास होता है कि यहाँ बना कोई भी घर या मीनार या कुछ भी ढंग का नहीं था। जब वो इसका कारण सर जोरा से पूछती है तो उसे पता चलता है कि डोथराकी कभी कुछ नहीं बनाते। पुराने समय में वो जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसके ऊपर घास से बनी छत डाल देते थे। तब डैनी पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, क्योंकि वहाँ बाजार में मर्दों और बच्चों के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था। सर जोरा बताते हैं कि दोष खालीन के लोगों के अलावा किसी को भी पवित्र शहर में जाने की इजाजत नहीं है। पर साथ ही सर जोरा ने यह भी बताया कि वाइस डोथराक इतना बड़ा है कि सभी खालासार के हर एक लोगों को यहाँ रखा जा सकता है। और सभी डोथराकी का ये मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी खाल अपने अपने खालासार को लेके वाइस डोथराक वापस लौट आएंगे। आखिरकार ड्रोगो कुछ देर बाद सभी को ईस्टर्न मार्केट के पास ठहरने का इशारा देता है। इस बाजार में यीती और अशाई और शैडो लैंड से व्यापारी आए हुए थे। वहीं पर डैनी का तंबू भी लगा दिया जाता है। डैनी देखती है कि जब ड्रोगो अपने घोड़े से उतरता है तो वो अपना अरख और अपने बाकी हथियार अपने एक दास को दे देता है। सर जोरा बताते हैं कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, वाइस डोथराक के पवित्र भूमि पर किसी को भी हथियार रखने की इजाजत नहीं है और ना ही यहाँ कभी किसी का खून बहाया जाता है। यहाँ तक कि जब दो खालासार लड़ भी रहे होते हैं तो जैसे ही वो इस मदर ऑफ माउंटेन्स के नजदीक आते हैं तो वो अपनी लड़ाई रोक देते हैं। दोष खालीन का मानना है कि सभी डोथराकी एक ही खून है, एक खालासार और एक ही झुंड की तरह। जब ईरी और झीकी मिलकर डैनी को उसकी घोड़ी से उतार रहे होते हैं तब ड्रोगो के ब्लड राइडर्स में से एक कोहोलो डैनी के पास आता है। हर खाल के पास ब्लड राइडर्स होते हैं। डैनी को शुरुआत में लगता था कि ब्लड राइडर्स खाल के किंग्स गार्ड की तरह हैं, पर बाद में झीकी उसे बताती है कि ब्लड राइडर्स सिर्फ गार्ड्स नहीं होते, वो खाल के लिए भाई जैसे होते हैं। वो हमेशा उनके साथ चलते हैं जैसे कि कोई परछाई। पुराने परंपरा में ये माना जाता था कि अगर खाल की मौत हो जाती है तो उसके बाद ब्लड राइडर्स भी अपनी जिंदगी त्याग देते हैं, या फिर अगर खाल की मौत जंग में उसके दुश्मन के हाथों हो जाए तो ब्लड राइडर्स तभी तक जीते हैं जब तक कि वो अपने खाल का बदला नहीं ले लेते। उसके बाद वो खुदकुशी कर लेते हैं। डैनी सोचती है कि काश उसके पिता भी ऐसे ही लोगों के बीच रहते। कहानियों में किंग्स गार्ड के योद्धाओं को बहादुर और वफादार बताया जाता था, पर फिर उसी किंग्स गार्ड में से एक ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और सबसे महान सर बैरिस्टन द बोल्ड भी उनके विद्रोहियों के साथ जा मिले थे। वो सोचती थी कि क्या सातों साम्राज्यों में सिर्फ धोखेबाजी भरे हुए हैं। फिर डैनी फैसला लेती है कि जिस दिन उसका बेटा उस सिंहासन पर बैठेगा वो उसके हिफाजत के लिए ऐसे ही ब्लड राइडर्स रखवाएगी, ना कि किंग्स गार्ड। ब्लड राइडर कोहोलो आकर बताता है कि आज रात खाल और बाकी 3 ब्लड राइडर्स मदर ऑफ माउंटेन पर चढ़ेंगे ताकि देवताओं को भेंट चढ़ाई जा सके। अब डैनी जानती थी कि उस पहाड़ पर औरतों का जाना निषेध था, इसलिए वो खबर भिजवा देती है कि वो खाल का इंतजार करेगी। अपने तंबू में प्रवेश करने के बाद डैनी झीकी से नहाने का सामान तैयार करने को कहती है। नहाते वक्त डैनी सोचती है कि वो आज रात अपने भाई को खाने पर बुलाएगी। वो डोरिया को निमंत्रण भेजने को कहती है और ईरी को आदेश देती है कि तुम बाजार जाकर कुछ फल और मीट खाने के लिए ले आओ, और हाँ, घोड़े का मांस मत लाना। ईरी बाजार से खाने का सामान ले आती है। झीकी उन्हें पकाने लग जाती है। डैनी ने जो कपड़े विसेरिस के लिए बनाए थे वो उन्हें निकाल लेती है। वो सोचती है कि अगर वो ये नए कपड़े अपने भाई को देगी तो हो सकता है कि डोथराकी उसकी इतनी बेइज्जती ना करे और शायद वो डैनी
डैनी को उस दिन के लिए भी माफ कर दे जब डैनी ने उसकी बेइज्जती की थी। आखिरकार विसेरिस जैसा भी था तो डैनी का भाई ही। जब विसेरिस वहाँ पहुँचता है तो वो डोरिया को अपने साथ घसीटते हुए ला रहा था। आते ही वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस वैश्या को मुझ पर हुक्म चलाने भेजो। डैनी गुस्से से भर चुकी थी और वो डोरिया से कहती है, डोरिया तुमने इसे जाकर क्या कहा था? डोरिया कहती है, खलीसी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि आपने इन्हें आदेश दिया है कि ये आज रात के खाने पर आए। विसेरिस कहता है, हाँ, और कोई भी ड्रैगन को आदेश नहीं दे सकता, मैं तुम्हारा सम्राट हूँ, मुझे तो इस वैश्या का सर तुम्हें भिजवाना चाहिए था। डैनी डोरिया को चुप करवाती है और कहती है, इसे माफ कर दो भाई, इससे कहने में गलती हुई है, मैंने इसे बस कहा था कि जाकर आपसे पूछे कि क्या आप आज रात के खाने में आना चाहेंगे, और यहाँ देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है महामहिम। विसेरिस कहता है, ये सब क्या है? डैनी मुस्कुराते हुए कहती है, नए कपड़े जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। विसेरिस कहता है, ये डोथराकी चीथड़े, अब तुम मेरे पहनावे का ध्यान रखोगी, इसके बाद तो तुम मेरी चोटी भी बना दोगी, है ना? डैनी इस बार गुस्से से कहती है, तुम्हें एक चोटी बनवाने का कोई हक नहीं है, तुमने अभी तक कोई लड़ाई नहीं जीती है। ये सुनते ही विसेरिस गुस्से से भर चुका था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो डैनी के ऊपर हाथ उठाए। वो उस कपड़े को उठाकर फेंक देता है और डैनी को पकड़कर कहता है, तू अपनी औकात भूल गई है क्या वैश्या कहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेट में ये बच्चा भी मेरे गुस्से को दबा पाएगा? डैनी बुरी तरह डर चुकी थी। उस वक्त उसके हाथ में जो आया वो उसे उठा के विसेरिस के मुंह पे मार देती है। विसेरिस के गाल से खून बहने लगा था। डैनी कहती है, तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए और शुक्र मनाओ कि मैं अपने सिपाहियों को नहीं बुला रही हूँ, या फिर खाल ने जान लिया कि आज तुमने क्या किया है तो वो तुम्हारा सर ही यहाँ पे टंगवा देंगे। विसेरिस वहाँ से डैनी को धमकियां देता हुआ चला जाता है। जीकी डैनी को खाने के लिए बुलाती है पर डैनी मना कर देती है और उनसे उन ड्रैगन के अंडों में से एक अंडा लाने को कहती है। ईरी उस अंडे को लाकर देती है जो गहरे हरे रंग का था। डैनी उस अंडे को अपने करीब रखती है। वो अंडे डैनी को बड़े खूबसूरत लगते थे और कभी कभी जब वो अंडे डैनी के पास होते थे तो उसे मजबूत और बहादुरी महसूस होता था। डैनी जमीन पर उस अंडे के साथ लेट जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पेट में उसका बच्चा उस अंडे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, जैसे कि वो दोनों भाई हो। डैनी कहती है, तुम ड्रैगन हो मेरे बेटे, असली ड्रैगन, मैं ये बात जानती हूँ। और मुस्कुराते हुए डैनी की आंख लग जाती है।